Ramesh Patel. Okay. I have to go for this. Thank you. Okay. Isn't it? That is called ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, isn't? बिकॉज ज्यादा का परसेंट क्या है बेटा उसमें, आपने ओजोन प्रिपेयर किया फिर भी आपको 90% उसमें ऑक्सीजन है, दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको माइंड में, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, इसमें 10% क्यों आ रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड आप कर रहे हैं उसमें तो आपको ज्यादा परसेंटेज आना चाहिए, बट यू आर गोइंग टू गेट ओनली 10% इन दैट। इसके अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको सिंपल सी बताना है दिस रिएक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन बेटा, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन बेटा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हाट यू सिंथेसाइज्ड द रिएक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, endothermic reaction. You need to submit some heat, so that is the reason what happened, isn't it? Why we are using this silent, आपको एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए बेटा, why we are using this method, कौन सा मेथड आप ले रहे हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ये मेथड क्यों ले रहे हैं आप, दिस इज बिकॉज, isn't it, it is endothermic process, है ना? So actual process is what, actual process is what, ozone readily undergoes into oxygen. This is exo process, generally takes place like this. So whatever ozone is getting better, I am not saying that you will get only 10%, you will get 100% you are getting, but what is happening here, the formed ozone will undergo again decomposition to give the oxygen, because this process is spontaneous process. Tell me beta, which is spontaneous, formation of ozone or formation of oxygen, which is spontaneous beta? So formation of oxygen is a spontaneous process, readily होते हैं। So आप ओजोन प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, इमीडिएटली क्या हो रहे हैं बेटा, ओजोन इज अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन टू गिव ऑक्सीजन, this is taking place. So in that case what we are doing to prevent the decomposition process, इसको prevent करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, discharge tube ले रहे हैं बेटा, एक discharge tube in which what we are going to have anode and the cathode, which makes, isn't it, high voltage. Because of this what happen, we can prevent decomposition, and that to कितना आ रहा है, 10% ही आ रहा है। Even you maintain this method also, we are getting 10% only. Otherwise, if you don't maintain, what happen, you will get 0%. Apo without discharge tube, if you do this experiment, you will get 0% of product. So ये चीज थोड़ा याद रखो बेटा, यूज हो सकता है। This is the paragraph you need to write in the notebook. तो आपको नोटबुक में लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना? If concentration of ozone is greater than 10% are required, a battery of ozonizers can be used here. अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना है, 10% की ज्यादा चाहिए, आपको क्या करना है, ओजोनाइजर यूज करना है, okay, which may increase the percentage of ozone. Okay, next, and pure ozone can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen. तो अगर आपको प्योर ओजोन चाहिए, इसके लिए आपको करना है, आपको लिक्विड ऑक्सीजन सराउंडेड में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन आपको इसको कंडेंस करना है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज बोथ आर हैविंग व्हाट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, which one, oxygen and ozone, their boiling points are different. In that case what happened, the condensation for oxygen and ozone both are different. So in this way we can separate ozone from the oxygen. Okay, for example you see ozone का boiling point कितना है बेटा, 101.1 केल्विन, है ना? ऑक्सीजन का boiling point कोई बता सकते, टेक्स्ट बुक में है बेटा, एक बार देखो, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है,
यहाँ पर मिलेगा आपको। So, बॉइलिंग पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं बेटा, डोंट नीड टू रिमेम्बर द बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। जस्ट आपको बोलने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया इसने बॉइलिंग पॉइंट, किसी ने दिया यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ नहीं। so minus 183 Celsius. कितना है बेटा? Minus 183 Celsius. माइनस 183। छोड़ दो वो बॉइलिंग पॉइंट को, छोड़ दो, मैं सिंपली बताऊंगा आपको। देखो ये मिक्सचर है बेटा, ओजोन है, ऑक्सीजन, दोनों है ना। नाउ दोनों को सेपरेट करना है बिकॉज दे आर गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर व्हाट मिक्सड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। दोनों मिक्स हो जाएगा अपने को। आपको सेपरेट करना है बाय यूजिंग कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन में आप क्या करते बेटा? कंडेंसेशन में आप क्या करते? टेम्परेचर को डिक्रीज करते है ना, टेम्परेचर को डिक्रीज करते। सुबह सुबह आप जाते हैं ना बेटा, ये कहाँ जाते हैं? वॉकिंग जाते हैं ना। वॉकिंग में आपको ग्रास में पानी देखते हैं ना, ग्रास पे नहीं तो गाड़ी का मिरर पे पानी देखते हैं ना, वो कंडेंसेशन के वजह से होते हैं बेटा। ग्रास में जो ऊपर पानी आता है वो सुबह सुबह। So, जब because of temperature decrease, when you do temperature decrease, a gas will convert into liquid beta. Gas can convert into liquid. Okay. So, if you observe in this case, what happened? Below the boiling point, it should be liquid state, है ना बेटा? Above the boiling point only, it should exist as a gas state. Okay. Above this temperature, ozone will be in gas state. ये temperature है बेटा, 101 Kelvin. Below this temperature, ozone is in liquid state. दोनों को बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है ना बेटा, ऑक्सीजन का डिफरेंट है और ओजोन का डिफरेंट है। चलो मांगेंगे एक ऐसा ले लेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओजोन 101.3 है, ऑक्सीजन का मेरे को पता नहीं बॉइलिंग पॉइंट। मैं सोच रहा हूँ ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट वो भी हो सकता है समथिंग व्हाट हैपन 90 केल्विन। किसी ने -180 बताया अभी। सर 90 केल्विन सर। 90 केल्विन ले लें, वो सच भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ले लो जैसे 90 केल्विन ले लेंगे। तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं ना बेटा, एट दिस यू आर डिक्रीजिंग फ्रॉम व्हाट टेम्परेचर, समथिंग 298 केल्विन से आप डिक्रीज कर रहे हैं बेटा। जनरली रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 298 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से आप कहां तक आ रहे हैं बेटा? डिक्रीज करके 101.3 केल्विन तक आ रहे हैं बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज हो। तो गैस क्या हो जाएगा बेटा इस टेम्परेचर के, I mean minimum, that means the decreasing temperature of what 101.3, below this temperature क्या हो जाएगा? Ozone will convert into liquid state, but oxygen still in which state beta? Gaseous state only. So if you bring the temperature up to below 101.3 Kelvin temp, that means something 101 Kelvin temperature, isn't it? Then what happens here? Ozone will convert into liquid state, where still oxygen will be in gas state. So in this way we can easily separate it. Okay, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखो, MCQ में आ सकते हैं आपको, राइट। नेक्स्ट अभी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बेटा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज हैविंग इन फॉर द ओजोन, ये देखेंगे। जनरली द ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस बेटा, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान दे दो। ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस है। एक मिनट, ये आएगा थोड़ा टाइम। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए पेल, ये चीज थोड़ा याद रखो बेटा, कोई कन्वर्शन में यूज हो सकता है। एक्स गैस विच इज हैविंग ए पेल ब्लू कलर, ये आपको याद रखना है कंपल्सरी, पेल ब्लू गैस। आपने कई बार देखा बेटा, आप जब भी आप ये स्विच बोर्ड के पास जाए तो इफ यू गो टू नियर टू द स्विच बोर्ड, आपको एक फाउल स्मेल आएगा बेटा, एक फाउल स्मेल आएगा। किसके वजह से पता है आपको? ओजोन की वजह से। ताकि स्विच बोर्ड में क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी रहते। हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रहते? इलेक्ट्रिसिटी रहते।
स्विच बोर्ड में क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सम ऑफ द ऑक्सीजन विल कन्वर्ट इनटू ओजोन। इसके वजह से आपको थोड़ा फाउल स्मेल आएगा, थोड़ा बैड स्मेल आएगा। दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ओजोन। नाउ ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इट कैन बी लिक्विफाइड टू पेल ब्लू लिक्विड एट -112 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने केल्विन में लिया बेटा, अभी हमने केल्विन में लिया, जो 102 केल्विन में लिया वो सेम टेम्परेचर, and it forms black crystal at this temperature. If you maintain this temperature, it will, now after the liquid state कौन सा state आएगा बेटा, further decreasing temperature क्या आएगा, solid state आएगा। तो in the solid state this will exist in the black crystal here, violet black crystal. Now आपको पता है ना ये heavier than air because of the molar mass बेटा। when you observe the molar mass of the oxygen, ओजोन का molar mass क्या रहते, 16 पॉइंट्स ज्यादा रहते, तो इट्स हेवियर देन द एयर। नेक्स्ट, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन टर्पेंटॉइल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड CCl4 एक्चुअली। तो वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी जैसे ऑक्सीजन है ना, सेम ये भी लेस सॉल्युबल, सेम कॉन्सेप्ट बेटा, यहां पर भी सेम, जैसे ऑक्सीजन है ओजोन भी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट, when inhaled in small amounts, अगर आप inhale करते हैं बेटा इसको ओजोन को, you may get some headache or nausea, isn't it, because of its slightly poisonous nature, isn't it? Next, it is a diamagnetic, ये चीज देखो, ये MCQ में आ सकता है बेटा, it is a diamagnetic nature, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन मैंने क्या बोला बेटा, ऑक्सीजन मैंने क्या बोला, पैरा और डाया बोला मैंने, पैरामैग्नेटिक है ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते, दो अनपेड रहते है ना। और ओजोन में तो अनपेड नहीं होता है बेटा, इट्स अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें तो कोई अनपेड रहते, पूरा पेड इलेक्ट्रॉन्स रहते बेटा। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर डाया में, ये चीज आपको ध्यान रखें, ये चीज आपको नोट करो, आपका नोटबुक में स्टार मार्क लगा दो इसके लिए, यू हैव टू मेक ए स्टार मार्क फॉर दिस वन। Oxygen paramagnetic, ozone diamagnetic. Make a star mark for this one, right? Very important statement beta this one. After this, next, chemical properties देखेंगे बेटा, कुछ chemical properties देखेंगे। मैं already आपको बताया बेटा, ozone is highly unstable, will easily decompose, unstable यहाँ पर देखो बेटा, it is highly unstable, easily undergo decompose to give the oxygen। इसको बैलेंस करने के लिए ये दो इधर लगा दो, ये तीन इधर लगाओ है ना, डिकम्पोज इजीली हो जाएगा, ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू माइनस, हमने कितना वैल्यू लिया बेटा यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन में, कितना वैल्यू लिया हमने, टेक्स्ट बुक में है ना बेटा, कितना वैल्यू लिया मैंने, 142.3, 290, कितना 142.3, टेक्स्ट बुक देखो एक बार, कितना दिया वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के लिए बेटा, 142 सर, 142.3 ले लो। अगर आपको ये याद नहीं है तो 143 याद रखो, 143 तो आपको इजीली आसान याद होता है ना, क्या है 143 इजीली आसान होता है, तो 143 प्रैक्टिकली ऐसा ले लो। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज easily takes place, this much of heat is liberating, है ना, so definitely decomposition of ozone is explosive, it may be explosive beta because of this amount of energy is releasing। अब देखो मैं केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, देखो ये केमिकल रिएक्शन, this is in terms of energy बेटा, 68 किलो कैलोरीज पर मोल, ये पर मोल में लिया है ना, राइट। तो अब बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ब्लीचिंग एबिलिटी, ओजोन इज ए ब्लीचिंग एजेंट बेटा, है ना बेटा, ओजोन इज ए ब्लीचिंग एजेंट। एक चीज मैं आपको ये देता हूं बेटा, क्लोरीन और ओजोन, क्लोरीन इज ए ब्लीचिंग एजेंट बेटा, इज इट कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन, क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं ऐसा, यस सर, है ना, क्यों बेटा, क्यों,
आप वाटर में इस्तेमाल करते हैं ना, जनरली म्युनिसिपल वाटर पीते हैं ना आप, उसमें कई बार बारिश के टाइम में ये ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं ना, है ना? Sir, it is because it disinfects. It will kill the whatever the what germs, bacteria, it will kill actually, right? Yes, sir. तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा एक्चुअली, देखो एक्चुअली ब्लीचिंग का एक्शन का आप देखें तो क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, इस रिएक्शन में आपको क्या पता चल रहा है बेटा? What you observing in this reaction beta? Read this statement, this one, all of anybody. Sir, the color of the vegetable is pale in The color of the vegetable is what? Sir, it is vanishing. Only 41 students have joined today, only 41. बाद में आएगा शायद ये लोग अटेंडेंस के टाइम में, only 41, 42. चलो देखेंगे अभी। अब देखो कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है बेटा, कोई कलर्ड सब्सटेंस है देखो, इफ यू डिसॉल्व दिस कलर्ड इन ओजोन, दिस कलर्ड सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू कलरलेस, है ना? दिस फिनोमिना वी आर कॉलिंग एज ए ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं इसको, isn't it? Even if you take the chlorine also, अगर आपका अच्छा जो नया कपड़ा आज ही आप परचेस किया, आप एक काम करो बेटा, you dissolve that new cloth in a bleaching powder water, बाद में क्या होता है आप देखिए एक बार, isn't it? So either what I'm saying here, chlorine and ozone both are bleaching agents बेटा, both are bleaching agents, right? Both are bleaching agents. फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? both when they are acting as a bleaching agent, what is the difference if you observe? Can you call chlorine bleaching agent without water? Is it possible beta? Without water No, sir. chlorine cannot act. मैं यहाँ पर दिखाता हूँ बेटा, बाद में आएगा. When chlorine reacts with water, you are going to get 2 moles of HCl like this and nascent oxygen, and this nascent oxygen is response. Otherwise what happened? This is because of the nascent oxygen the bleaching action is taking place. The bleaching action is taking place. Without water, is it possible beta? Without water, do you get the oxygen here? No, sir. No. So what I'm saying, chlorine is a moisture bleaching agent. What I'm calling, chlorine is a moisture bleaching agent. बट ओजोन के लिए आपको देखो, ओजोन के लिए देखो, ओजोन व्हेन अंडरगो डिकम्पोजिशन, इफ यू गेट O2 plus nascent oxygen, if I see something like this, without water, I got a nascent oxygen. Nascent oxygen is a simple active oxygen beta, atomic oxygen. It is simply atomic oxygen. It's a molecules and this is an atom. Without water, you got a nascent oxygen. That means I'm saying that the ozone is a dry bleaching agent. Isn't it? So difference are right now. Chlorine is a moisture or wet bleaching agent. Chlorine is a wet bleaching agent, whereas a ozone is a dry bleaching agent. अब देखो, this is the आपको जो bleaching action का जो statement ये है. अब देखेंगे next. अब देखो reaction. Now whenever you are getting a nascent oxygen, an active oxygen, single atom you are getting here, this is highly reactive beta, isn't it? Highly reactive because a single, but oxygen is not a single beta. Oxygen is bonded with oxygen. अगर आपका शादी है तो आप फिर से शादी करते हैं, नहीं करते ना? आप तो हो गया स्टेबल. अभी शादी नहीं है तो क्या करते हैं आप? 25 इयर्स हो गए आपका, ढूंढते हैं ना, isn't it? शादी करने के लिए रोज देखते हैं. हाँ, वो उनको ब्रोकर को पैसा भी देते हैं आप लोग, मैट्रिमोनी में भी वो रजिस्टर करते हैं. आपको नींद भी नहीं आएगा जब तक शादी हो, है ना?
So what I'm saying here, single is always what happened, highly unstable. Now whenever if this oxygen is added to any substances, that reaction I'm calling as the oxidizing nature of ozone. Whenever ozone which provides a nascent oxygen because of the decomposition, these reactions are called as a oxidizing properties of the ozone beta, है ना, because of releasing the nascent oxygen. अब एक रिएक्शन देखेंगे बेटा, देखो मेरे को एक nascent oxygen आया, यहाँ पर देखो nascent oxygen आया when ozone decomposed here. अब देखो this nascent oxygen, isn't it, reacts with HCl immediately to give the chlorine. आपको क्लोरीन आएगा, बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, ऐसा nascent oxygen को कैंसिल करेंगे और हमको आएगा ये रिएक्शन. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. Whenever HCl reacts with ozone, you will get the chlorine with water and oxygen, isn't it? So what I'm saying, in the oxidizing nature of ozone, ozone will liberate a nascent oxygen that will react with a reactant. In this case definitely आपको तो ऑक्सीजन आएगा. We'll discuss further reactions बेटा. अब देखो ये रिएक्शन देखो बेटा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक बेटा. क्वेश्चन कैसे आएगा देखो बेटा, हाउ डू यू एस्टिमेट ओजोन, एस्टिमेट कैसे करेंगे बेटा ओजोन को, हाउ डू यू एस्टिमेट द ओजोन, कैसे करेगा, मेरे को कितना ओजोन है उसमें, जो कंटेनर में कितना ओजोन है आपको कैलकुलेट करना है, इसको वॉल्यूम को कंटेंट कैलकुलेट कर 11.2 है 12.2 है, क्योंकि वो गैस है ना बेटा, इतना आसान नहीं है बेटा आपको एस्टिमेट करने के लिए. ओजोन इज ए गैस मॉलिक्यूल, तो आपको एस्टिमेट कैसे करते बेटा, एक सॉल्यूशन है बेटा इसमें. आपको पोटेशियम आइडेट लेना है बेटा, पोटेशियम आइडेट आई थिंक आई हैव सीन इन द लैबोरेटरी, पोटेशियम आइडेट, उसमें थोड़ा उसको डाइल्यूट करो, वाटर को ऐड करके डाइल्यूट करो और इसमें ओजोन को पास करना है बेटा, ओजोन गैस को आपको पास करना है. इमीडिएटली आपको आयोडीन आएगा बेटा, इमीडिएटली आपको आयोडीन आएगा. And this iodine solution you have to titrate against hypo solution beta. You have to titrate against what? Hypo solution. Na2H2O3. This is the chemical formula of hypo solution. आपने वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया ना बेटा, 11th क्लास में किया ना वैल्यूमेट्रिक, बीकर लिया, ब्यूरेट लिया, है ना, सेम ऐसा एस्टिमेशन आप करना है. ये चीज आपको नोटबुक में रखो, लिखो बेटा, टेक्स्ट बुक में है, एक बार पढ़ो और थ्योरी भी लिखो, रिएक्शन भी लिखना है. ओके, सो दिस आयोडाइड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट व्हाट, NaTC. ये आपको कहां पर लेना है, ब्यूरेट में ले लो, पिपेट कर, कोई इसको पिपेट करना है आपको. पिपेट करने के बाद एक एंड पॉइंट आएगा आपको, इससे आपको ओजोन का एस्टिमेशन आएगा. ये प्रैक्टिकल में नहीं, आपको थ्योरी है यहाँ पर, तो थ्योरी प्रैक्टिस करना है, राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू राइट इन योर नोटबुक. इसके बाद ये भी रिएक्शन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अब देखो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. अब इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन बेटा, इट लुक्स समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू, समथिंग इट लुक्स डिफिकल्ट, बट कुछ नहीं है बेटा इसमें. एक बार देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपको, ओजोन डिकम्पोज होने के बाद आपको नैसेंट ऑक्सीजन आएगा ना, इज इट करेक्ट बेटा जो मैंने लिखा ऊपर? यस सर. अब मैं लेता हूं 4 लेता हूं बेटा, यहां पर भी मैं 4 लेता हूं, यहां पर भी 4 ले सकते हैं ना, ऐसा कोई बात प्रॉब्लम नहीं है ना. अगर यहां पर 2 ले तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. मैं तो सभी में 4 लिया, अगर मैं सभी को 10 मार्क्स दिया तो कोई प्रॉब्लम होता. अगर मैंने चैतन्य को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए तो आपको तो ये आएगा ना, गुस्सा आएगा, isn't it? बट यहां पर मैंने सभी को एक सेम मार्क्स दिया, 4 दिया बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो कितना नैसेंट ऑक्सीजन आएगा आपको, 4 आ गया. मैं क्या करता हूं, यहाँ पर लेड सल्फेट लेता हूं बेटा, लेड सल्फेट लेता हूं, इसको मैं 4 ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, इसको जो 4 नैसेंट ऑक्सीजन में ऐड कर. अब क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, अब आएगा आपको PbSO4 लेड सल्फेट. अब आपको ये दोनों को कैंसिल करना है, अपोजिट आपको कैंसिल करना है, क्योंकि ये प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. अब देखो ओवरऑल रिएक्शन यही आएगा. ऐसा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंपल. ये भी रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
ये आपको कहां पर इस्तेमाल यूज करते हैं बेटा ये रिएक्शन, किसी को पता है? पता है तो बोल सकते हैं आप। ये रिएक्शन कहां यूज करते हैं बेटा, किसी को पता है? किसी को नहीं पता? देखो किसी ने रिया, देखो रिया के पास एक पेंटिंग है बेटा, ओल्ड पेंटिंग, उसका ग्रैंडफादर दिया, रिया को दिया ऐसा एक ओल्ड पेंटिंग दिया, एक नेचर का एक अच्छा सा ओल्ड पेंटिंग दिया। वो ओल्ड पेंटिंग क्या होता है बेटा, कुछ दिन साल के बाद क्या होता है उसमें ब्लैक एक पीपीटी जैसा आएगा बेटा, ब्लैक लाइंस आएगा, ऐसा एक ब्लैक लाइंस आएगा। जनरली पेंटिंग्स कैसे करते, लेड पेंटिंग्स रहते हैं ना, जनरली लेड पेंटिंग से करते हैं ना, तो एक ब्लैक लाइंस ऐसा आया बेटा, तो इसको आपको वॉश करना है, इसको रिमूव करना है। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, यू नीड टू, isn't it, this whatever the old painting should be treated with ozone now. In that case ozone will remove this black ppt, ozone will remove black ppt, so that black ppt, black lines will get colorless. ये तो ध्यान से देना है क्लियर, नहीं तो पूरा पेंटिंग आपको खराब हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द मेन यूज ऑफ द रिएक्शन बेटा। एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ओल्ड पेंटिंग्स को क्लीनिंग करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ओजोन इस्तेमाल कर सकते हैं, isn't it? Not only lead sulfate beta, you can take copper sulfate, zinc sulfate, cadmium sulfate, they can also will be oxidized to copper sulfate, will be oxidized to copper sulfate, zinc sulfate will be zinc sulfate, cadmium sulfate will be cadmium sulfate. ये तो आसान है बेटा, if you run this reaction, these are what very easy. और इसके बाद ये रिएक्शन है बेटा, देखो ये रिएक्शन में सिंपल है बेटा, आप नास कितना ऑक्सीजन है बेटा, इसमें 2 है और इसमें 3 है। आप ये रिएक्शन से, ये रिएक्शन क्या है बेटा, ओजोन इज गिविंग O2 प्लस nascent oxygen. Now this nascent oxygen we are going to here, we are getting NaNO3, we are giving nascent oxygen over here, we are getting Na. What is the common thing you observe beta in this chemical reaction? Common thing क्या हो रहा है बेटा, क्या ऑब्जर्व किया आपने, कोई बोल सकते हैं जनरली? क्या? So O3 is converting to O2. O2 is the byproduct for you. In all the cases, O2 is the by. So why I'm saying easily आप identify कर सकते हैं बेटा. You can easily identify the oxidizing property of ozone by seeing the O2 on product side, isn't it? By seeing the O2 on the product side, we can say it is a oxide, because ozone also can undergo reducing nature, but आपका टेक्स्ट बुक में वो सब नहीं है सिलेबस में, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। ओजोन इज आल्सो अंडरगो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग। तो हाउ टू आइडेंटिफाई, बाय जी सीइंग दिस ऑक्सीजन लाइक दिस। अब और एक क्वेश्चन भी ले लेंगे बेटा, ये देखो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, isn't it? ये रिएक्शन है बेटा, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो आप कभी आप सुपरसोनिक फ्लाइट में ट्रैवल किया है बेटा, सुपरसोनिक फ्लाइट से किया आपने कोई? No, नहीं ना? no sir. हाँ शायद कोई भी नहीं करते ना, जनरली ये एयरफोर्स में रहते। बट ये सुपरसोनिक है ना, ये एक्चुअली एग्जॉस्ट गैसेस रिलीज करते हैं ना वो फ्यूल के वजह से, वो एग्जॉस्ट गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड है बेटा, NO है बेटा। दिस ऑलवेज रिलीजेस सम एग्जॉस्टेड गैसेस, अनवांटेड गैसेस फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, सम नाइट्रिक ऑक्साइड्स विल प्रोड्यूस बेटा। And this nitric, generally supersonic is always move near towards stratosphere. जो stratosphere का near में वो move करते हैं बेटा, they travel near what? Stratosphere. Stratosphere में क्या रहते हैं बेटा? Ozone we are going to have. Now what happening because of the supersonic planes? This nitric oxide is reacting with ozone present in the stratosphere and converting this ozone into what? Oxygen. तो क्या हो रहे हैं? Depletion हो रहे हैं, ओजोन का जो डिप्लीशन हो सकता है बेटा। सो विच रिएक्शन इज व्हाट इन्वॉल्व इन द ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन? तो ये रिएक्शन हो सकते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस करो, नोटबुक में लिखो ऐसा, राइट? ये आपका टेक्स्ट बुक में रहते हैं बेटा, यू कैन टेक दैट वन। नेक्स्ट, ये रिएक्शन शायद टेक्स्ट बुक में है या क्वेश्चंस में रह सकते हैं बेटा। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 11th क्लास, आल्किन्स में डिस्कस किया बेटा, आल्किन्स में डिस्कस किया। If I take any unsaturated alkene, it will form ozonet. मैं अगर आप ऐसा दिखे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं ये तो सिंपल है बेटा, मैं ये देखो CH2 डबल
डबल बॉन्ड CH2 बेटा. ओके, व्हेन रिएक्ट विद ओजोन आपको एक ओजोनाइड आएगा बेटा. ओजोनाइड का मतलब ऐसा होता है, CH2 दोनों में बॉन्ड नहीं होता, ओजोन ऑक्सीजन से बॉन्ड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड व्हाट ओजोनाइड. ये हमने 11th क्लास में डिस्कस किया बेटा, isn't it? तो दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन. तो ओजोन विल डिटेक्ट्स द डबल बॉन्ड इन अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्केन्स. तो कहां पर भी डबल बॉन्ड है आपको कैसे पता चलेगा बेटा? जो आपको सब्सटेंस दिया उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, आपको कैसे करेगा? आप अनसैचुरेशन टेस्ट करेगा विथ व्हाट? ओजोन. ओके, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट? ओजोन. ओजोन इज यूजफुल टू टेस्ट द अल्कीन्स एंड द अल्केन्स. अगर अल्केन लिए तो रिएक्शन नहीं होते बेटा. अल्केन में डबल बॉन्ड नहीं रहते ना, तो अल्केन नेवर अंडरगो रिएक्शन. ओनली अल्कीन alkenes undergo reaction to form ozone. ये भी याद रखो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये टेस्ट फॉर ओजोन अभी मैंने डिस्कस किया बेटा, ये अभी मैंने डिस्कस किया आपसे. ये केमिकल रिएक्शन से देखो, ओजोन कैन बी आल्सो डिटेक्टेड बाय यूजिंग द starch iodide paper. You take a starch iodide paper, isn't it? This is the iodide dissolve in water and ozone, and you have to maintain the pH should be 9.2. Basic range you have to maintain. Now you are going to get the KY solution, iodine and oxygen. ये सभी जाएगा. I2 को आपको लेना है. This I2 will be reacted with Na2CO. This is hypo solution. आप ऑलरेडी हमको बताया, आपको बताया. तो आपको ये सोल्यूशन ये आएगा. तो कितना इस्तेमाल हुआ, कितना हाइपो इस्तेमाल हुआ? हाउ मच अमाउंट ऑफ Na2H2O3 इज इन्वॉल्व्ड विद I2. अगर आप 10 ml लिया, इसमें कितना अमाउंट जा रहे हैं? Based upon that, by using what happened, V1M1 is equal to V2M2, we can easily calculate the ozone value naturally better, right? Next, और एक है बेटा tailing of mercury. This is also very important. Tailing of mercury. आपको पता है ना, mercury आपने देखा बेटा कई बार रेडियो, स्मॉल रेडियो में, इसमें देखते, ये क्या बोलते हैं उसको, जो ये रहते हैं ना इलेक्ट्रिकल सामान में अंदर में रहते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सामान को बोलते पता नहीं, ये सेमीकंडक्टर जैसे होता है ना अंदर. तो आप मर्क्यूरी को देखा ना, किसी ने, सभी को पता है मर्क्यूरी कैसे होता है? अगर नहीं पता है तो यूट्यूब गूगल में देखो, गूगल में इमेज आएगा, देख सकता है. जनरली मर्क्यूरी का प्रॉपर्टी कैसे रहते हैं बेटा? विल स्टिक्स ऑन द सरफेस. No, sir. Yes. Okay. देखो अब एक रिएक्शन लेकर बेटा, मर्क्यूरी मैंने लिया, एक सब्सटेंस में लिया शायद, तो ये अगर एक सरफेस ऐसा लिया, मैं यहां पर लिया, यहां पर लिया, यहां पर लिया. Now, if you just shake this leaf, otherwise what paper, definitely it will move like this. It will move like this. It will move. That means it never sticks on the surface. Stick नहीं होता है बेटा. Easily move होता है आपको. दिखने भी अच्छा लगता है बेटा. It will move like this. यहाँ से यहाँ, यहाँ से. Just shake that one, it will move. So it never sticks on the surface. But if you treat mercury with ozone, immediately क्या हो जाएगा? It will sticks on the surface, on the wall here, because it's losing its what? Its nature. This phenomena you are calling as what? Tailing of mercury, isn't it? Losing its meniscus nature because of formation of mercurous oxide, Hg2O, mercurous beta, mercurous oxide. This tendency you are calling as tailing of mercury. एंड अगेन आपको रीगेन करना है. कैसे करना है? मेरे को फिर से मेरा मर्क्यूरी आना चाहिए, मेरे ये यहाँ से, ये ऑक्साइड से मेरे को फिर से मर्क्यूरी आना है. इसके लिए आपको जस्ट वाटर से वॉश करना है. If you wash with water, what happen? Immediately you are going to get whatever the meniscus and luster means, what happen, that glow you are going to get that. नेक्स्ट अब ले लेंगे बेटा स्ट्रक्चर. आपको बताया मैंने, इसमें आपको डायमैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ. देखो बेटा यहाँ पर भी लोन पेयर है बेटा, यहाँ पर लोन पेयर है, ये सारी लोन पेयर है बेटा, सभी में लोन पेयर है. इसमें ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर में, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर भी एक पेयर है बेटा. आपको कहां पर भी दिख रहे हैं ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसा है इसमें स्ट्रक्चर में,
Do you find any unpaired electron in this structure, beta? All these three structures? No, sir. No. Therefore, definitely you can call it as a diamagnetic nature. अब देखो तीनों में क्या फर्क है बेटा? What is the difference you are observing in these three? थ्री में क्या डिफरेंस आ रहे हैं आपको? सिंपल थिंग, एक्चुअली ये डे 2 बॉन्ड है बेटा. मैंने ऑलरेडी आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया इसके बारे में. व्हाई यू गेटिंग डे 2 बॉन्ड? आपने बोला ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, सिंगल एटम शुड हैव ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ये डे 2 बॉन्ड है बेटा, है ना? तो यू कैन नॉट से इट द डे 2 बॉन्ड इज ओनली ऑन सेकंड ऑक्सीजन हियर. नो, इट मे बी ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन आल्सो. दैट मींस बोथ सराउंडिंग एटम्स मे हैव द डे 2 बॉन्ड. So that is the reason we have taken a resonance structure लिया बेटा. यहाँ पर एक resonance structure है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है. तो क्यों बोल रहा है देखो बेटा, ये तो डबल बॉन्ड है बेटा, ये तो सिंगल बॉन्ड है. तो जनरली सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मे बी समथिंग 140 होना चाहिए. डबल बॉन्ड का कितना होना चाहिए? मे बी 120 होना चाहिए. तो कितना होना चाहिए? डबल बॉन्ड को 120 होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड को समथिंग 140 होना चाहिए. मगर आपको जब आप स्टडी करते हैं ना, बाय यूजिंग व्हाट आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से स्टडी करते हैं ना, कितना आ रहे हैं आपको? 128 आ रहे हैं. अगर डबल बॉन्ड है तो कितना आना चाहिए? समथिंग 120 117 आना चाहिए समथिंग. एग्जैक्टली बोल रहे हैं तो ये कितना आना चाहिए? समथिंग 134 समथिंग आना चाहिए, इजंट इट? और कितना भी ले लो, ज्यादा आना चाहिए. आपको कितना आ रहे हैं बेटा? 120. क्यों? Because of the resonance structures. Because of the resonance, it is showing the bond length is 128 picometer, isn't it? And the bond angle is what? 117 degrees, something like that. So why this is happening? Because of why ozone is showing 128 picometer even though having double bond and the single bond. आपको आंसर क्या होना चाहिए? Because of what? Resonance structures, isn't it? देखो, both O bonds are identically having bond length is equal to 128 picometer, which is intermediate between the single bond and double bond. You can't say it's a double bond, you can't say it's a single bond. Next, infrared and electron diffraction spectroscopic studies में आपको पता चलेगा बेटा ये सारी चीज. The bond angle is something 117 degrees something. And this explained by considering the resonance structures and resonance hybrid. Because of the resonance only we can say this one. लास्ट में हम देखेंगे बेटा यूजेस ऑफ ओजोन बेटा. जर्मिसाइड किलिंग फॉर द ब्लीचिंग एक्शन में लेते हैं ना बेटा, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, स्टेरिलाइजिंग द वाटर, एंड इट यूज्ड इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द क्राउडेड प्लेसेस आल्सो. एंड क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है ना बेटा, ओजोन विल रिलीज ऑक्सीजन, नो, दैट इज द रीजन लाइक दिस. क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन क्या देते हैं आपको? ऑक्सीजन देते हैं ना. एंड ये एक्चुअली रीजन है बेटा. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग एक्शन, isn't it? ऑयली पेंटिंग को थोड़ा क्लीन करने के लिए आइवरी, एलिफेंट आइवरी को क्लीन करने के लिए ओजोन यूज हो सकता है बेटा, है ना. सो दिस इज अबाउट द ओजोन प्रिपरेशन मेथड वी हैव डिस्कस्ड. जस्ट अ मिनट. ये सारी चीज हमने डिस्कस किया बेटा. लेड सल्फेट के बारे में ये सारी चीज हमने डिस्कस किया. एक बार पढ़ना है आपको, ये सारी चीज आपको पढ़ना है. ये सारी चीज हमने डिस्कस किया. ये एक्सप्लोजिव क्यों रहती है, डेल्टा एच, ये पॉजिटिव की, एक बार पढ़ो, आज कंप्लीट करो. ये डेस्टिनेशन ऑफ ओजोन है, ये भी पढ़ना है आपको, डेस्टिनेशन ऑफ ओजोन. देन ये भी हमने डिस्कस किया सुपरसोनिक, है ना, सुपरसोनिक जेट प्लेन्स, ये रिएक्शन हो जाएगा. और स्ट्रक्चर्स भी हमने डिस्कस किया, है ना, यूजेस में हमने डिस्कस किया. देखो हाउ व्हाई डज O3 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोल सकते हैं ना, बिकॉज ऑफ नासेंट ऑक्सीजन. हाउ इट इज एस्टिमेटेड हमने डिस्कस किया. तो यहां तक आपका नोट्स भी कंप्लीट करना है बेटा. कल हम अलोट्रोप्स ऑफ सल्फर भी डिस्कस करेंगे. एक मिनट अटेंडेंस ले लेंगे बेटा. यू वेट फॉर 1 मिनट. आर यू जस्ट आई विल टेक स्क्रीनशॉट्स लेटर. आई विल टेक द जो है अभी उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं बेटा. एक मिनट, यू विल जस्ट स्टे विद मी. कौन क्लासेस हो रहे हैं? तुम इधर आया? नहीं सर, वैक्सीनेशन के लिए गया. नहीं, आप अभी क्लासेस हो रहे हैं. यू आर देयर हियर. सर वैक्सीनेशन के लिए गया. वैक्सीनेशन किसको? समय. तुमको वैक्सीन कौन दे रहे हैं? यू कैन लीव बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.